इस्लामाबाद में एससीओ का समिट होने जा रहा है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने कई बार कहा है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान होने जा रहा है। हालांकि दुनिया के दूसरे ममालिक में इस तरह के इवेंट्स मामूल की बात होते हैं, मगर पाकिस्तान में एक अरसा दराज से कोई ढंग का इंटरनेशनल इवेंट ही नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन एक इमेज बिल्डिंग के चक्कर में हैं। मगर इसी इमेज बिल्डिंग के चक्कर में कराची शहर पाकिस्तान का शहर है, वहाँ पे एक खौफनाक अटैक हुआ है चाइनीज़ के ऊपर। और चाइनीज़ पहले ही पाकिस्तान के साथ बड़े अपसेट हैं और इस अटैक में 2 चाइनीज़ इंजीनियर अब तक की इतलात के मुताबिक हलाक हो चुके हैं और एक की कंडीशन काफ़ी सीरियस है और भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमने ये भी पिछले दिनों देखा कि इमरान खान की पार्टी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से हम इस एससीओ के समिट को ना होने दें, मगर वो तो लगता है आर्मी ने कुछ उनको कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये एक बहुत सीरियस मामला है कि आफ्टर ऑल बलोच लिबरेशन आर्मी के पास कैसे इंफॉर्मेशन आई कि ये एक कॉन्वॉय आएगा और हमने उस पर अटैक करना है। और इसके साथ साथ बलोच रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच को पाकिस्तान से निकलने से रोक दिया गया। इससे पहले समी बलोच को रोक दिया गया था। और फिर जयशंकर साहब की पाकिस्तान आमद की जब इतलात जब से आई हैं, पाकिस्तानियों में एक ऑप्टिमिज़म भी जाग रहा है। और ख्वाजा अशरफ ने यहाँ तक कहा था कि हम तो इंटरनेशनल फोरम पे अगर कभी हमारा टाकरा जयशंकर या मोदी जी साहब के साथ हो जाए तो हम तो हाथ मिलाने से भी कतराते हैं, हमारे दुश्मन देश के मुल्क के लोग हैं। तो अब वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये सारी बातें इस्लामाबाद से हमारी साथी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी साहिबा के साथ हम आज करेंगे। और आरजू काज़मी एक जानी पहचानी शख्सियत है, उनका यूट्यूब चैनल बहुत ही वाइब्रेंट है। और मैं एक बार फिर उन साथियों से कहूँगा जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ आरजू काज़मी साहिबा को। जी आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ी लंबी तमहीद बांधी और सिचुएशन वाकई पाकिस्तान में अलार्मिंग है। इमरान खान की पार्टी की कोशिश थी, उन्होंने तो जयशंकर साहब को दावत भी दी थी अपने जलसे में आने की, जो मेरी बात समझ से बाहर थी कि किस कैपेसिटी में वो ये दावत दे रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश थी कि ये एससीओ का समिट ना हो। वो तो लगता है कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने उसको किसी तरह से काबू कर लिया है। लेकिन ये जो चाइनीज़ के ऊपर अटैक कराची में हुआ है, इससे क्या एससीओ की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा? सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर आके। और पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान या उनकी पार्टी जो है वो एससीओ समिट को कैंसिल करवाना चाह रही थी या उसको रोकना चाह रही थी। वो शायद हर बार ही जब कोई किसी भी कंट्री से पाकिस्तान आता है और इमरान खान के लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, वो ऐसा लगता है कि शायद वो इंटरनेशनल मीडिया तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो सही है या गलत। लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद चाहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इमरान खान को कवर करे, जो शायद आजकल कम कर रहा है। लेकिन अगर आप कराची की बात करें तो कराची में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अटैक हुआ, उसमें से 2-3 लोगों की जान गई है। एक लोकल था और 2 चाइनीज इंजीनियर्स थे या चाइनीज वर्कर्स, जो भी समझ लीजिए वो लोग थे। कई लोग जख्मी हुए हैं, बहुत लोगों की गाड़ियां, मोटर बाइक्स और इस तरह की चीजें जो है वो खराब हुई हैं या वो तबाह हो गई हैं। लेकिन उससे एससीओ की मीटिंग में इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह के अटैक्स जो है वो चाइनीज के ऊपर पहले भी होते रहे हैं और सिर्फ चाइनीज के ऊपर ही होते रहे। और इसको लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर जरा सी भी सीरियस होती तो वो यकीनन बलूचिस्तान के लोगों के साथ बात करते, डायलॉग करते, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की जाती, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती, बजाय इसके कि बार बार उनको टेररिस्ट बोल दिया जाता है। पीटीएम के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन टीएलपी वाले जो हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो अभी भी खुले घूम रहे हैं और किसी को भी मार सकते हैं। तो गवर्नमेंट जब तक अपने आप को करेक्ट नहीं करेगी, तो उन लोगों से जब तक पूछा नहीं जाएगा कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, और उनकी डिमांड्स को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, इलाका भी उन्हीं का, और उसके बाद उनका कोई होल्ड नहीं, तो वो डेफिनेटली इस किस्म के अटैक्स करेंगे।
और मैं ये नहीं कह रही कि उनको ऐसा करना चाहिए, उन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों से पूछे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। बहुत बार उन्होंने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं सुनी गई, और उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे जब ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो केपीके के लोग हों, चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, तो फिर इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बार बार पाकिस्तान से ये तो कहा जाता है कि हम जिहाद करना चाहते हैं, कभी कहते हैं हम फलस्तीन जाके जिहाद करेंगे, कभी हम कश्मीर के लिए जिहाद कर रहे होते हैं। तो अब थोड़ा सा अगर अपने लोगों को देख लें तो बेहतर होगा, बजाय इधर उधर घूमने फिरने के। जो अपनी ही कंट्री के लोग परेशान है और बार बार आवाज उठाते हैं, चाहे वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी मैं कहूंगी कि उनको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली कहाँ तक वो सहेंगे सर मिसिंग पर्सन का इशू और क्या कुछ, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ नहीं देख रही। देखिए, आपने बड़ी अहम बातें की। आपने कहा कि पीटीआई का बुनियादी तौर पर मकसद एससीओ के समिट में रखना डालना नहीं था, मगर मुझे पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के वो बयानात भी याद हैं जो भी पिछले हफ्ते उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि हम एससीओ की लीडरशिप को बताना चाहते हैं कि वो चोरों से मिलने आ रहे हैं। तो खैर, ये एक अजीबोगरीब किस्म की लैंग्वेज है। अगर एहतजाज भी करना है तो अपने ही देश के ख़िलाफ़ एहतजाज अगर पाकिस्तान में करते रहने की रवायत आगे चलती रही तो ये तो एक एंडलेस सिलसिला है। इसके साथ आपने एक अहम नुक्ता उठाया, वो नुक्ता बहुत अहम है। आपने कहा कि जो एससीओ की सिक्योरिटी का मसला है वो शायद इतना गंभीर नहीं है, उसको सिक्योरिटी प्रूफ बनाया जाएगा, मगर फिर भी बहुत सवालात उठ रहे हैं। आपने इसके साथ बात जोड़ी सरकार की। सरकार जब तक बलोचों के साथ बैठेगी नहीं, उनके मसाइल नहीं सुनेगी और उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेगी तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। अभी हमने देखा वेरी रिसेंटली, आज ही की बात है, कि महारंग बलोच को अमेरिका वो रवाना होना चाह रही थी, उनको रोक दिया गया। तो आप बात करने की बात कर रही हैं बलोचों के साथ सरकार की, वो तो एक आम बलोच शहरी को पाकिस्तान से बाहर फ्लाई नहीं करने दे रहे। तो इस बात को कैसे पाकिस्तान में पब्लिक देख रही है और हुकूमत ने क्यों ऐसा किया? सर पब्लिक तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही है। पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही बात कर रही है, चाहे उसमें हमारे प्रोमिनेंट किस्म के टीवी पे जो जर्नलिस्ट आते हैं वो हो जाए, चाहे एक्टिविस्ट हो जाए, सभी गवर्नमेंट को गलत ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल था कि डॉक्टर मारक बलोच को परमिशन होनी चाहिए थी कि वो जा सके, ना कि जिस तरीके से उनका पासपोर्ट, उनकी आईडी, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और उनसे बात नहीं की जा रही थी, उनको जाने नहीं दिया गया। ये डेफिनेटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जा रही है, ये चीज गवर्नमेंट को फेवर इस वक्त कोई नहीं कर रहा। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान में लोग अब इस तरह से बात करने लगे हैं, चाहे वो ईमान मजारी हो, चाहे दूसरे लोग हो, सभी ने इस बात को गलत ठहराया है। और उनका ख्याल ये था कि डॉक्टर मारक बलोच जो है वो कोई टेररिस्ट नहीं है, ना ही वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, वो एक एक्टिविस्ट है और वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाती है और उस पर उनका पूरा राइट होना चाहिए उनको। और अगर वो जाना चाहती थी, जो कि जाहिर है एक इवेंट था जिसमें उनका नाम भी लिस्ट में है, आप जानते ही होंगे कि टाइम मैगजीन का वो इवेंट है और उसमें वो जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से रोका गया, इससे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि इनको किस बात की घबराहट है। और ये यकीनन गवर्नमेंट से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट ने, यानी कि जिसमें एजेंसीज आ जाती हैं, जिसमें फौज आ जाती है और कई दूसरे इदारे आ जाते हैं, उनकी तरफ से रोक लगाई गई होगी। और यही लोग करते हैं, नाम गवर्नमेंट का आ जाता है, लेकिन असल में आप जानते हैं कि ये सब काम किसने किया होता है। तो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि लोग जो है वो डॉक्टर मारक बलूच का साथ दे रहे हैं। जी, आपने कहा कि लोग जो हैं वो अपने सेंटीमेंट शो कर रहे हैं, महारंग बलोच का साथ दे रहे हैं। मैं फिर वापस आता हूँ एससीओ समिट की सूरत हाल के हवाले से। कराची में जो खौफनाक अटैक हुआ चाइनीज़ के ऊपर, और जैसा आपने भी कहा कि इस तरह के अटैक सिर्फ चाइनीज़ के ऊपर ही हो रहे हैं और चाइनीज़ सरकार भी बहुत बरहम है। अब एससीओ के समिट में चाइनीज़ एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, तो इस समिट में चाइनीज़ क्या प्रोटेस्ट करेंगे पाकिस्तान की सरकार से, वो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी चाइनीज़ ने बड़े सख्त मैसेज दिए। अब चाइनीज़ को पता चल रहा है कि उनके पाकिस्तान पहुंचने से पहले ये अटैक हो रहा है, प्रीसाइज चाइनीज़ को टारगेट बनाया जा रहा है। तो क्या आपको रिएक्शन चाइनीज़ की तरफ से नज़र आता है? इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या चहमगोइयाँ हैं?
सर अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि जी चाइनीज एम्बेसी जाकर जो है वो गवर्नमेंट ने वहां पे उनसे अफसोस, इजहार अफसोस किया है, और वही जो लगी बंदी बातें हमेशा की जाती हैं जी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। वैसे तो इस्लामाबाद में पूरे में रेंजर्स लग चुके हैं एससीओ की वजह से, और कहा ये भी जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 दिन की इन्होंने जो है वो हॉलीडेज भी दे दी हैं। सब कुछ बंद रहेगा, स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस सभी कुछ जो है वो बंद करके रहेंगे। बहुत सख्त किस्म की सिक्योरिटी लगाई गई है। लेकिन ये बात इस वक्त चाइनीज के सोचने की है कि वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ काम कर सकते हैं, वो किस तरह से कब तक ये कुछ सह सकते हैं। इसलिए कि ये कोई एक बार का वाकया नहीं है, ये बार बार हो रहा है। और उसके बाद हर बार जो है वो शहबाज शरीफ साहब उठकर कहते हैं कि जी ये जिन्होंने किया है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हम में से नहीं है। बीएलए वाले जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और बीएलए के लोग जो है वो तो खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान को नहीं मानते हैं। उस पर शहबाज शरीफ साहब अगर ये कह देते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है तो मेरे ख्याल कोई खास कमाल नहीं दिखाया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि एक ग्रुप उठकर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है, उसके बावजूद इस वक्त स्टेट या रियासत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो कुछ नहीं कर पा रही। इस बात की क्या गारंटी है कि चले एससीओ की मीटिंग हो सकता है कि ये किसी तरीके से निकाल लें और उन दिनों में ये कुछ ना होने दें, हर तरफ से ये 100 तरह की चीजें लगा दें। लेकिन वो चीजें कब तक लगी रहेंगी? जब वो लोग चले जाएंगे, मतलब 17 को होपफुली सारे लोग चले जाएंगे, 15 और 16 को है ये इवेंट, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या फिर ये चाइनीज को कोई प्रोटेक्शन दे पाएंगे? चाइनीज को बचा सकेंगे, चाइनीज वर्कर्स को? और जो चाइना कहता है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने लोग खुद लाके खड़े कर देंगे सी पैक के पास, या इस तरह की बातें, तो फिर वो जो सिक्योरिटी के लिए चाइना से लोग आएंगे उनकी सिक्योरिटी कौन लेगा? इसलिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो महफूज रहेंगे जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए आएंगे? पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो काफी खराब हैं, और अगर कोई ये बात करे तो लोग कह देते हैं कि जी आप ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो देख रहे हैं यहाँ से, जो हमें ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, वो तो काफी ऐसी चीजें हैं जिसपे अभी तक गवर्नमेंट को परेशान हो जाना चाहिए। हर दूसरे दिन तो ये लगता है कि गवर्नमेंट नहीं रहेगी। अब एससीओ तक शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन लेगा? आपने देखा किस तरह से इमरान खान के लोग बाहर निकले, और उसके बाद वो डी चौक जाने के लिए यहाँ तक पहुंच भी गए, और उसके बाद चले भी गए, गायब भी हो गए। उनके चीफ मिनिस्टर हमेशा की तरह कुछ आवर्स के लिए गायब हो गए और फिर निकल आए। एक मजाक बना के लोगों ने कंट्री को रख दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो रही सही कसर रह गई थी, तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो जाकिर नाइक को बुला लेते हैं ताकि कॉमेडी में कोई कमी ना आ जाए। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले जाकिर नाइक जो भारत में नहीं रह सकते, मतलूब हैं वहाँ बहुत सारे केसेस में, वो अब पाकिस्तान पहुँचे हुए, आपने उनका ज़िक्र किया, और उनके हवाले से काफ़ी एक्साइटमेंट भी है। मैंने 20-20, 25-25 हज़ार लोगों के मजमे देखे हैं उनकी परस्तिश के लिए, उनकी जो है अप्रिसिएशन हो रही है, और साथ उनका मजाक भी पाकिस्तानी मीडिया पे ठीक ठाक उड़ रहा है, आई मीन सोशल मीडिया पे। लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं तो 2-3 तरह की आरा है। एक राय वहाँ पे जर्नलिस्टों की मैंने ये देखी कि एक एक्साइटमेंट है, उनका ये ख्याल है कि कोई बर्फ़ पिघल जाएगी। हालांकि बात की या बड़े खुल के जयशंकर साहब ने भारत में, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पे बात के लिए नहीं जा रहा, मैं वहाँ पे मल्टीलैटरल फोरम है एससीओ, उसमें शिरकत के लिए जा रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान हमारे यहाँ आया था। और फिर इसके साथ साथ जयशंकर जी भारत में भी मैं कहूँगा कोट एंड कोट रॉक स्टार फॉरेन मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं। सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, क्या पाकिस्तान में भी वो इतने ही पॉपुलर हैं? मेरा एक सवाल उनके आने से। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ कि पाकिस्तान में क्या वो रॉक स्टार होने के साथ साथ क्या ऐसी वहाँ पे उनकी परसेप्शन है, और क्या इसके साथ साथ उम्मीदें क्या हैं पाकिस्तान की सरकार को या मीडिया को? सर मीडिया में जो बातें चल रही हैं या लोगों में जो बात है वो तो यही है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज जो बहुत क्लियर है वो ये कि 2019 के बाद तो खैर पीएम मोदी उस वक्त इतने पॉपुलर नहीं थे, बल्कि एक नेगेटिव शेड था उनके ऊपर, और अक्सर लोग समझते थे कि उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, पाकिस्तान को लेकर उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपने काम के जरिए साबित किया कि वो सारी बातें गलत थी। उसमें बहुत से लोगों ने अपने आप को करेक्ट भी किया, ये भी बात सच है।
लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस वक्त पीएम मोदी से भी ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि बहुत से हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं कि भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर है, आप प्राइम मिनिस्टर के बजाय फॉरेन मिनिस्टर के आने से ज्यादा खुश है। लेकिन बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने जिस तरह से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी है, जो पाकिस्तान कभी रख नहीं पाया, जाहिर अपनी मजबूरियां थी, इन्हें पैसा लेना होता है कभी यहाँ से कभी वहां से, उस चीज को देखते हुए जो उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है डॉक्टर जयशंकर की, हालांकि वो कई बार बहुत सख्त किस्म के अल्फाज भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए हैं और बात की है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। और इस वक्त लोगों के लिए यही काफी है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान आएंगे और हो सकता है कुछ लोगों की उनसे मुलाकात हो जाए। और चाहे वो पाकिस्तान और भारत के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उन्हें करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि एससीओ की मीटिंग है, यहाँ पे कोई इंडिया पाकिस्तान डिस्कस होने नहीं जा रहा और ना ही होना चाहिए। जिस चीज के लिए ये मीटिंग है वही होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत टाइम तक तो बड़े बड़े हमारे जो मीडिया के कोलीग्स हैं या मीडिया के फ्रेंड्स हैं इंडिया से भी, वो भी इस बात से इनकार कर रहे थे कि कोई भी भारत से आएगा। उन्होंने कहा कोई भी नहीं आएगा और लग ये रहा था कि ये मीटिंग शायद ऑनलाइन हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर जयशंकर के आने की खबर से यकीनन एक बहुत सब लोग बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कोई बहुत ज्यादा कोई बर्फ पिघल जाएगी, कुछ अचानक से चेंज हो जाएगा, लेकिन बाहर एक ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए और होना भी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या कुछ हो। और जहां तक मुझे लगता है कि चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों चाहे पाकिस्तान के लोग हों, हमारे यहाँ आपको पता है तहजीब होती है, कोई मेहमान आता है तो हम चाहे हमारे उससे ना बनती हो लेकिन हम उसे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं अगर वो हमारे घर आए। तो आई होप एंड आई विश के डॉक्टर जयशंकर को बहुत अच्छे से रिसीव किया जाए, उनके बहुत ख्याल रखा जाए और जब वो वापस हिंदुस्तान जाए तो वो कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं, वो कहें कि हाँ ठीक है पॉलिसीज पाकिस्तान की ऐसी हो सकती है जो हिंदुस्तान को पसंद ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनको जरूर अच्छे लगे, उनको लगे कि वाकई में उनका ख्याल किया गया है और यहाँ पर अच्छे इंसान भी रहते हैं। देखिए, जयशंकर साहब जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती है तो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच लेते हैं और साफ कहते हैं कि हम अपने हमसाये के साथ गेट अलॉन्ग हो सकते हैं, मगर इस सिलसिला में हमारे हमसाया को बिहेव करना होगा, हमारे हमसाया को वो तमाम गलत पॉलिसियाँ तर्क करना होगी। तो दोनों देशों के बीच जहाँ तक बर्फ़ पिघलने की बात है उसके इम्कानात फ्यूचर में मौजूद हैं अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की आर्मी के जो लोग हैं वो भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत अमेज़ लैंग्वेज और ये कश्मीर की जो अननेसेसरी रेटरिक है इसको छोड़ दें। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बेहतरी का इम्कान है अपने माइंडसेट के हवाले से, जिस माइंडसेट की ख़राबी का इशारा जयशंकर साहब भी करते हैं और आप और मैं भी करते हैं? सर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई चेंज आएगा माइंडसेट में, इसलिए कि ये पॉलिटिशियंस की बात नहीं है। अगर पॉलिटिशियंस की बात होती तो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और हमेशा से ही लोगों ने महसूस किया है कि जब नवाज शरीफ साहब पावर में होते हैं तो वो हिंदुस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनके हाथ में होता तो डेफिनेटली वो कर गुजरे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एजेंसीज, हमारी फौज और दूसरे इदारे या डीप स्टेट जो है पाकिस्तान की, वो ऐसा नहीं चाहती और वो चाहते हैं कि बहुत लंबी लड़ाई भी ना हो लेकिन ये कि थोड़ी बहुत चलता भी रहे। बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात भी जो है वो शायद ये लोग नहीं चाहते या इनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई चेंज आएगा या एकदम से ये उन सब चीजों को रोक देंगे जिससे कि भारत को शिकायत है। अगर ऐसा ही होता तो ये जाकिर नाइक को इनवाइट ना करते। इन्हें अच्छे से मालूम है कि जाकिर नाइक को वहां से निकाला गया है, वो वांटेड है, उनके पास केसेस चल रहे हैं, भारत में उन्हें पसंद नहीं किया जाता, भारत की गवर्नमेंट या पब्लिक पसंद नहीं करती। इसके बावजूद इन्होंने एससीओ की मीटिंग से पहले जाकिर नाइक को यहाँ बुला के बिठा लिया और अब वो 28 अक्टूबर तक यही है फिलहाल। तो इस किस्म की चिढ़ाने वाली बातें जो है ना, जो पाकिस्तान किया करता है, वो जब तक नहीं छोड़ेगा इस किस्म की बातें तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बेहतर हो सकेगी। यानी एक तरफ आप कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ जाए, दूसरी तरफ आपने जाकिर नाइक बुला के बिठा लिया। मतलब डबल गेम हमेशा से खेलते आए हैं और अगर कोई कुछ कहे तो फिर बहुत बुरा लग जाता है। यदि आप तो कंट्री से अगेंस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्री के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, एक बिल्कुल हकीकत है, सामने दिखाई दे रहा है
कि दो बिल्कुल ऑपोजिट किस्म की पर्सनालिटीज आपने बुला के बिठा दी है। एक तरफ वहां के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान को बुला लिया है जिसको वहां कोई पसंद नहीं करता, जिसके ऊपर केसेस हैं जो वांटेड की लिस्ट में है। तो पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाहता है, ये तो शायद हमारी स्टेट खुद भी नहीं जानती कि आखिर ये चाहते क्या है। बड़ी अहम आपने बातें की। आपने कहा कि नवाज़ शरीफ की हमेशा ये कोशिश रही है कि भारत के साथ अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल हो, अच्छे तल्लुकात की बात हो, लेकिन शहबाज शरीफ हालांकि उनके भाई हैं मगर वो आर्मी के कोई ऐसे खौफनाक किस्म के टाउट और पपेट हैं कि उनको बात ही समझ नहीं आ रही, और अगर बात समझ आए भी तो उनके पास अहलियत ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस्लामाबाद में बैठे हुए पाकिस्तान की आर्मी जो दर हकीकत पाकिस्तान की हर मामले में मालिक है, वो क्या चाहती है? भारत के साथ लड़ने के काबिल नहीं है, और फिर भारत को टीज भी करना, फिर जाकिर नाइक जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनको भी बुलाना, तो इससे क्या अचीव क्या करना चाहती है पाकिस्तान की आर्मी? इसके हवाले से कभी आपने सोचा? सर मुझे तो लगता है कि इमरान खान का, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कुछ और किया हो ना किया हो, इन्होंने आर्मी में या एस्टेब्लिशमेंट में दो ग्रुप जरूर बना दिए। अब उनमें से एक जो है वो चाहता है कि भारत से टर्म्स ठीक हो जाए, और दूसरा चाहता है कि ना हो। और यहाँ पर वही चीज हमें दिखाई देती है कि एक तरफ जाकिर नाइक बुला लिया है, दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है हमने भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करनी है, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में जाके उसी भारत को उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये तो उसी तरफ इशारा कर रही है कि इस वक्त दो ग्रुप्स हैं, और एक जो है वो चाहता है कि भारत के साथ बात हो जाए, कुछ हालात बेहतर हो जाए, और दूसरा जो है वो चाहता है कि ऐसा ना हो, ताकि जो भी इनका बिजनेस है या जो भी इनके कह लीजिए इनके जो प्रॉफिट्स इनको होते हैं या इनके जो बेनिफिट्स हैं वो इनको मिलते रहे। जब तक ये लोग सिर्फ कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने आप के बारे में सोचना छोड़कर कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम यही देखते रहेंगे। वरना अगर कोई सिर्फ कंट्री के बारे में सोच रहा होगा तो वो यही चाहेगा कि चाहे भारत हो या ईरान हो या अफगानिस्तान या कोई कंट्री भी जो हमारे साथ जिनके बॉर्डर है उनके साथ हमारे टर्म्स ठीक हो। अगर कोई कंट्री के बारे में सोच रहा होता तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कंट्री में सिक्योरिटी देखी जा रही होती और इस तरह से चाइनीज वर्कर्स की जानें ना जा रही होती। कहीं ना कहीं जाकर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई होती है जिससे ये सारी चीजें रुक सकती हैं। जब ये रोकना चाहें तो ये बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये ऐसा चाहते नहीं है। इनको यही सूट करता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ हंगामा मचा रहे हैं, हर वक्त लोगों को यही लगे कि उनको मार दिया जाएगा या उनके ऊपर अटैक हो जाएगा, और उसके बाद ये आराम सुकून से रहते रहते हैं। तो यहाँ पे जब तक कोई इस किस्म की पॉलिसी मेकर्स या इस किस्म की गवर्नमेंट नहीं आ जाती, एस्टेब्लिशमेंट नहीं आ जाती जिसको थोड़ा सा ही सही लेकिन पाकिस्तान का एहसास हो, तब तक यहाँ पे कुछ ठीक होने वाला नहीं। जी, बहुत अहम बातें की आपने। आखिर में इस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आ गए और बहुत ही स्पेक्टेकुलर किस्म के रिज़ल्ट्स हैं इस हवाले से कि कोई भी स्टेक होल्डर ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ धांधली हुई है, ज़्यादती हुई है। और ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके हवाले से पाकिस्तान का रेटरिक ख़त्म होने को नहीं आता। अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में बातचीत करते हुए एक गलत वहाँ पे स्टैंड लिया। उन्होंने कहा गज़ा और जम्मू कश्मीर एक जैसे हैं। God say, come on, Prime Minister of Pakistan. When I heard those words, तो ये मेरे मुंह से निकला कि ये किस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करते हैं, और जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उनको पाकिस्तान में किस तरह से आवाम भी देख रही है और सरकार भी देख रही है। इस हवाले से हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर बिल्कुल, इलेक्शंस जो भी हुए उसमें शुरू में तो यही लग रहा था कि बीजेपी जो पार्टी है वो थोड़ी कमजोर जा रही है, लेकिन रिजल्ट आने तक हमने देखा कि काफी कुछ चेंज हुआ, और वहां पर एक बार फिर जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है या बीजेपी पार्टी जो है वही स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दी है। राहुल गांधी डेफिनेटली पाकिस्तान के बहुत लाडले और बड़े फेवरेट पॉलिटिशियंस में से हैं, इसलिए कि जहां भी कोई पॉजिटिव बात की जाती है भारत के बारे में तो वहां पे राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है, वहां पे किसी और पॉलिटिशियन का शायद नाम नहीं लिया जाता बीजेपी के खास तौर पे लेकर। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में यकीनन थोड़ा बहुत अफसोस हुआ होगा गवर्नमेंट लेवल पे कि कांग्रेस उस तरह से आगे नहीं आ सकी जिस तरह से लोग चाह रहे थे। मगर बहुत सुकून के साथ इलेक्शंस हुए हैं, बहुत किसी किस्म का कोई हंगामा, कोई बात सुनने में नहीं आई
यहाँ तक तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स भी तारीफ ही कर रहे हैं। अब 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं और उसमें किसी किस्म का ये हंगामा नहीं है कि जी वो वोट हमारे थे और मर जाओ हमारे सिलसिला चलता है, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया जो है और टीवी चैनल्स जो है वो बहुत ज्यादा कवरेज नहीं कर रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये अपने ही मसलों में फंसे हुए, आपको पता है इमरान खान भी है, साथ साथ अटैक जो हुआ है कराची में वो लेकर, और सबसे बड़ा कि एससीओ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जी देखिए, बात आपने की, आपने कहा कि भारत के जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए उसमें बीजेपी की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आती है, मगर बुनियादी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन कांग्रेस, राहुल गांधी की जमात और अब्दुल्ला फैमिली की जमात की हुकूमत बनी है और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही ज़्यादा सीटें हैं। और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों को सीखने के हवाले से वो ये है कि वो जम्मू कश्मीर जिस पे वो इतनी बातें करते हैं वहाँ इतने फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। इवन इंजीनियर रशीद जैसे जो सेपरेटिस्ट हैं वो भी फ्रीली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलते चलते बिल्कुल आखिर में ये बताइए कि इससे क्या पाकिस्तान के जो जमहूरी इदारे, नाम नहाद जमहूरी इदारे, कुछ सबक सीखना चाहेंगे? सर सबक तो सीख लिया होगा उन्होंने, लेकिन ये कि उस पर अमल नहीं करेंगे। सीखते तो ये बहुत कुछ है, अपनी शायद हर गलती से ही कुछ ना कुछ सीखते होंगे, और भारत से तो खैर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर अमल नहीं करते। जिस दिन अमल करने लगेंगे उस दिन शायद पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान के लोगों को भी हर जगह पे शायद वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो जो उनका हक है। बहुत शुक्रिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और पाकिस्तान में जो इस वक्त एससीओ के समिट की सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो और मामलात हैं उस के तमाम कॉन्टेक्स्ट में आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत इम्पोर्टेंट एनालिसिस पेश किया। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बातचीत व्यूज़ आपने सुनी आरजू काज़मी साहिबा की, और गाहे बगाहे हम उनको ज़हमत देते रहते हैं और टैग टीवी पे करंट इंटरनेशनल सिनेरियो, कैनेडियन इश्यूज़, अमेरिकन इश्यूज़, साउथ एशिया के इश्यूज़, इन सब पे हम आपके साथ न्यूज़ और व्यूज़ शेयर करते रहते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.